ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी में स्टार्ट कर चुके हो। आपके कॉलेज में भी प्रीलिम स्टार्ट होने वाले होंगे, राइट? और प्रीलिम के बाद आपके बोर्ड का, प्रीलिम का भी एक प्रैक्टिकल होगा, फिर बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा। एंड आपको टाइम टेबल आपके हाथ में आ चुका है एंड आप जानते हो कि बोर्ड के प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है, ठीक है? बोर्ड के प्रैक्टिकल में जो भी हो, आपका मेन मार्क्स डिपेंड करता है आपके थियरी पे। अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हम ये चैप्टर ओमिट कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हम स्किप कर सकते हैं, तो स्किप तो आप पूरा ही बायोलॉजी कर सकते हो, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है? बायोलॉजी में 70-75 मार्क्स लाना, 80 मार्क्स लाना बहुत आसान है, लेकिन 85 के बाद 90-95 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एज सुन एज यू स्कोर्ड 85 प्लस, आप किसकी नज़र में आ जाते हैं? मॉडरेटर की नज़र में, और मॉडरेटर आपको काट पीट के वापस 80 पे लाके छोड़ देता है। सो अगर आप लोग का टारगेट है कि बायोलॉजी में फुल मार्क्स या 98-99 स्कोर करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपका एक मिस्टेक आप पे भारी पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को लगता है कि हमने आंसर लिखा था तो हमें मार्क्स क्यों नहीं मिला। आंसर लिखना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने आंसर कैसे लिखा, है ना? जैसे कई बार आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, तो आप खाली 2-3 पॉइंट, 4-5, 6 पॉइंट लिख के आ जाते हो, और 6 पॉइंट वो बहुत घटिया तरीके से लिख के आते हो, तो वहाँ आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर डायग्राम के लिए, हर एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास एक डायग्राम हो, भले वो टेक्स्ट बुक में मेंशन है या नहीं है। आपके पास एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, या सर्कुलर फ्लो, या फिर सर्कल फ्लो होना चाहिए, या फ्लोरल मैप होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को जो है उतना पूरा टाइम ना लगे पढ़ने के लिए, आपका चार्ट या मैप देख के आइडेंटिफाई कर ले कि आपको सब आ रहा है। दीज आर द हेल्पिंग थिंग्स जो आपकी मदद करेंगे मार्क्स को स्कोर करने के लिए, वरना थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करके आपके मार्क्स कम होते होते 80-82 पर आके सब खत्म हो जाता है। फिर कोई मतलब नहीं इतना आउट, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी मैथ्स के बाद फिजिक्स में मार्क्स आपके अच्छे बहुत आते हैं बहुत सारे लोगों के। हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है, किसी का फेवरेट बहुत, किसी का फिजिक्स बहुत अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कोई भी ऐसा है जिसका सारे सब्जेक्ट अच्छे हो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं होंगे तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। 80, 82, 85 पे आकर रुक जाओगे परसेंटेज पे। 85% तो आजकल कोई भी ला रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है? इससे स्ट्रेटेजीज बनाओ और थरोली इसको स्टार्ट करो अपनी स्टडी को। ओके, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 11, ठीक है? अगेन शुरू करने से पहले आपके लिए कोट, द ओनली पर्सन यू आर डेस्टिनेटेड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बी। आप फ्यूचर में वही बनेंगे, आप वही व्यक्ति बन सकते हैं, वही व्यक्ति या वही पर्सन बनेंगे जिसे आपने क्या किया था, डिसाइड किया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांटेड टू बिकम द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मैंने उनके रास्तों को फॉलो किया है, तो ऑब्वियसली मैं उनके जैसा बन सकता हूँ। सो भविष्य में आपको जो भी करना है फ्यूचर में, तो आपकी थिंकिंग, आपकी हर एक एक्टिविटी, आपका हर एक चीज उसी डायरेक्शन के लिए ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे किसी को जो है एमबीबीएस करना है, तो उसका पूरा जितना भी सुबह मॉर्निंग से लेकर रात के सोने तक जो भी वो काम करेगा उस पर्सन, उसका हर एक्टिविटी में मेडिकल एफर्ट दिखना चाहिए। पढ़ते समय, सोते समय, हर चीज, जब ये जो भी बातें भी करे तो मेडिकल बातें होनी चाहिए, वरना बड़ा मुश्किल है फिर, क्योंकि जब तक आप अपने आप को उस एनवायरमेंट में अडेप्ट नहीं करोगे, आपके लिए अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो आपके पास करोड़ों है, करोड़ों डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन फोकस करने के लिए सिर्फ एक है, अपने माँ बाप का चेहरा याद करो, फोकस करो एंड गो अहेड, ठीक है? सो वी वर ऑन द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी बुक्स थी हमारे पास, मैंने आपको बोला था ये कुछ बुक्स है, ऑब्वियसली इनको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके रेफरेंस के लिए दी हुई है। डॉब्सन्स की इनका ये जो स्लोगन है, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। अगर आप बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हो और आपने एवोल्यूशन ही नहीं पढ़ा, तो आप बायोलॉजी में कोई सेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि बायोलॉजी पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, एवोल्यूशन में, क्योंकि एवोल्यूशन इटसेल्फ बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है, ठीक है?
ह्यूगो डिवरिस रोट अ बुक द म्यूटेशनल थ्योरी, ये नाम इनका आना चाहिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जूलियन हसले, इनका भी नाम आना चाहिए, एवोल्यूशन मॉडर्न सिंथेसिस। तो यहाँ पर 1 2 3 डोब्झाइस्की का पूरा विश्वास किस पे था, उनका पूरा विश्वास किस पे था, एवोल्यूशन, कि आपको एवोल्यूशन पढ़ना चाहिए। जेनेटिक वेरिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक वेरिएशन? जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या होता है, जब आपके जीन में क्या होता है वेरिएशन। अब देखो, जेनेटिक वेरिएशन की शुरुआत होती है एक्चुअली एक इंडिविजुअल से, किससे होती है, इंडिविजुअल से। लेकिन अगर हर इंडिविजुअल में जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं तो वो हो जाता है जेनेटिक चेंजेस इन अ पॉपुलेशन, करेक्ट। सो इट इज द पॉपुलेशन दैट इवॉल्व्स, इट इज नॉट द इंडिविजुअल मेंबर। पूरी पॉपुलेशन इवॉल्व होती है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, जब हम हमारे जो एंसेस्टर थे जिसमें से मंकी, चीप, गोरिल्ला, चिंपैंजी सब आए, उनमें से हम भी तो आए थे, तो क्या अकेला कोई आया था? पूरी पॉपुलेशन डिसाइड की भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, इस ऑर्गेनिज्म में क्या होना है, इवॉल्व होना है, ठीक है। द इंडिविजुअल्स रोल इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस इज टू पास जेनेटिक वेरिएशन टू इट्स ऑफस्प्रिंग। Evolution occurs through the accumulation of genetic variation in the population over a long period of time. धीरे धीरे जो चेंजेस मेरे अंदर आए, मैं वो चेंजेस को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करूंगा, उसके अंदर कुछ और चेंजेस ऐड होंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में और पास ऑन करेंगे, चेंजेस होते रहेंगे, वो चेंजेस नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में ऐड ऑन होते जाएंगे। जब बहुत सारा चेंज एक साथ कलेक्ट होगा तो उससे एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज व्हाट? It is the formation of new species by the physical changes in the living organism for the several generation. Okay? एक किसी ऑर्गेनिज्म में जनरेशन चेंज हो रहे हैं और उसके बाद काफी जनरेशन के बाद जो है एक नई स्पीशीज आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। इसीलिए हम बोलते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, क्योंकि ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, ह्यूमन एज इट इज नहीं था, वो भी किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। तो उनके अंदर भी चेंजेस हुए, तब जाके हम आज इस कंडीशन में लोगों को दिखते हैं। ओके, द चेंजेस इन द जीन अकर्स इन द फॉलोइंग वे। म्यूटेशन आप जानते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये भी आप जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एंड माइटोसिस आप जानते हैं। मियोसिस में गैमेट्स बनते हैं, और मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 में आपको पता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। पैकिटीन वो स्टेज है जिसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और आप जानते हैं बायोटेक के अंदर हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे मैन मेड या आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस भी किए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक चेंजेस, ये हम कर रहे हैं। आपने जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये सब में क्या हो रहा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है, कुछ नेचुरल है, कुछ मैन मेड या सिंथेटिक है, ठीक है। जेनेटिक माइग्रेशन, जीन फ्लो, ये हम ब्रो के अंदर एनर्जी आ गई, पानी नहीं पिएंगे? When you focus on the good, good become better. जब भी आप किसी अच्छी चीज पे फोकस करते हो, अच्छे काम पे फोकस करते हो, वो काम और ज्यादा बेहतर होता जाता है। बट टर्म्स क्या है, अच्छे काम पर, ठीक है। आइए पेश करते हैं हमारे एक और साइंटिस्ट, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनसे जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, इनके साथ कुछ लोग थे, इनके साथ जो लोग थे उन्होंने कुछ बुक्स बनाई, कुछ थियरी थी, कुछ इनके लॉज थे, इनके अपने कुछ लॉ थे। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। लगभग 70 साल की जिंदगी इन्होंने जी थी, 70-72 साल। रॉबर्ट ग्रांट taught him zoology and Henslow taught him botany. इनका हेंसलो के साथ कुछ ज्यादा ही गहरा कनेक्शन था, और वो अक्सर किसके साथ घूमते हुए दिखाई देते थे, हेंसलो के साथ। तो जो भी देखते थे हेंसलो के साथ, जो हेंसलो के साथ हमेशा घूम रही है, कभी हेंसलो अकेले घूम रहे, अरे वो किधर है, हेंसलो से कभी पूछते नहीं थे, अरे हेंसलो सर कैसे हो आप, हाउ आर यू, हेंसलो वेयर दिस मैन, कहाँ है वो,
इनको इसीलिए एक नाम मिल गया, क्या नाम? द मैन हु वॉक्स विथ हैंसलो, जो हमेशा किस घूम रहा है, देख रहा है, हैंसलो के साथ रह रहे हैं। उस टाइम पर एक शिप थी HMS बीगल, क्या नाम था? HMS बीगल। ये शिप वर्ल्ड टूर के लिए निकली थी 2 साल के लिए, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज ये 2 साल का एक्सटेंशन होके 5 साल हो गया। तो पूरी दुनिया के लोग जो भी उसमें बैठे हुए थे, जो भी लोग, वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं और 5 साल से अपने घर नहीं गए, वहीं पर बोट में क्या कर रहे हैं, 5 साल से जिंदगी निकाल रहे हैं। और इसी बोट में कौन बैठे हुए थे? डार्विन। डार्विन इतने पढ़े, इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, फिर भी पूरी दुनिया का सफर कैसे किया पता है आपको? कैसे किया? चमचागिरी? नहीं, चमचागिरी मत बोलो, रिक्वेस्ट बोलिए आप, बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई वो रिसर्च करना चाहते थे, राइट? तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया हेंसलो से कि सर प्लीज कुछ जुगाड़ करवा के मुझे इस पे बैठवा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, जो कैप्टन था और जो उसका मालिक था उससे बात किया, बोले देखो भाई कुछ नहीं, इसको सिर्फ खाना देना बस, सोने के लिए जहां कोना जगह मिल जाएगा अपना ये सोएगा रहेगा, सिर्फ उसको खाना सप्लाई करना, खाने के लिए जो भी चार्ज होगा वो मैं दे दूंगा आपको। अंडरस्टूड? ऐसा किसने बोला? हेंसलो ने बोल दिया था। शिप की जो जर्नी थी वो प्लाईमाउथ से शुरू हो रही थी, इंग्लैंड। कहां से? इंग्लैंड। 1831 में, और खत्म कब हुई? 1836। इस जर्नी के दौरान डार्विन कहां कहां पहुंचे थे? डार्विन पहुंचे थे इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना एंड गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इनका रूट है कुछ, कौन कौन से रूट से निकले थे, शुरुआत वहां से हुआ था, ठीक है? पूरी दुनिया घूम रहे, इंडिया नहीं पहुंच पाए, इंडिया पहुंच गए होते तो कम से कम चिकन बिरयानी का स्वाद तो मिल जाता, वापस ही नहीं आते फिर। ये देखिए, गैलापागोस आइलैंड पे जब ये पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनको हैरान कर दिया। उन्होंने देखा कि जो एनिमल वहां पर थे वैसे ही एनिमल हर जगह है, लेकिन गैलापागोस आइलैंड के एनिमल का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जायंट साइज के थे सब कुछ। उन्होंने जायंट टॉर्टोइस भी देखा, क्या देखा? जायंट टॉर्टोइस, ठीक है? वो यहां पर कितने दिन थे पता है? 1 महीने तक थे। कहां तक थे? लगभग 1 महीना उन्होंने वहां निकाला, और 1 महीने निकालने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजों को डिस्कवर किया। ये देख रहे हो इग्वाना, देख रहे हो जायंट टॉर्टोइस। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया? फिंचेस। तो इन्होंने पता है उस गैलापागोस आइलैंड को क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। इसको देख के लगता है कि हाँ भाई इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, हम इसको पढ़ सकते हैं, तो इट्स लिविंग लेबोरेटरी, कोई डेड बॉडीज नहीं, यहाँ पर लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। इनका सबसे ज्यादा फोकस किस पर था? फिंचेस पर। फिंचेस एक टाइप की बर्ड्स है, ठीक है? और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि फिंचेस के जो बीक थे, बीक में बहुत सारे चेंजेस थे, और ये बीक में जो चेंजेस हुए वो उनके ईटिंग पैटर्न के कारण हो रहे हैं। कुछ जो फिंचेस कुछ और खा रही है, कुछ फिंचेस कुछ और खा रही है, कुछ फिंचेस अलग अलग फूड खा रही है। अलग अलग फूड हैबिट्स के कारण उनके बीक में क्या हो रहे थे? चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किया। देखो फिंचेस का डायग्राम सही है, ठीक है? ये गैलापागोस आइलैंड। डार्विन वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय वेराइटी ऑफ फिंचेस। कितनी वैरायटी मिली उनको? 14। 13 species were found on Galapagos, 1 species on Cocos Island. Shape and size of their beak, which was modified according to their feeding habit. उनके feeding habit के कारण। Can you find this? Different kind of beaks. इनका beak, इनका beak and इनका beak. ये कौन से है? कैक्टस ईटर। इसका बीक देखो कैसा लॉन्ग है और शार्प है, करेक्ट? ये कौन है? इंसेक्ट ईटर। तो इसका बीक कैसा देख सकते हो, नैरो है एंड पॉइंटेड है, लॉन्ग नहीं है।
ये कौन है? सीड ईटर है। कौन है ये? सीड ईटर। जिसका अगर आप बीज देखेंगे तो कैसा है, ये ऐसा लगता है कि बीज को पकड़ के तोड़ने वाला बीज है ना, ऐसा किसी को दबा के तोड़ सकता है। तो काफी मोटा बनाया है बेस, इसका बेस काफी मोटा, ताकि सीड को दबा सके और सीड को फोड़ के अंदर खा सके, कुछ ऐसा बनाया। तो अलग अलग टाइप के थे। कुछ कैसे थे? इंसेक्टिवोरस फिंचेस, कुछ कैसे थे? वेजिटेरियन फिंचेस, कुछ कैसे थे आपके? सीड ईटिंग फिंचेस, कुछ थे आपके कैक्टस ईटिंग फिंचेस। तो अलग अलग फिंच का फीडिंग हैबिट अलग अलग था, तो उसकी वजह से उनके बीक का शेप साइज भी क्या हो रहा था? अलग देखा गया, जबकि थे सब फिंच। तो फिंचेस तो उन्होंने क्या बताया, उनको क्या लगा, क्या उनको समझ में आया सब करने के बाद कि ऐसा हुआ रहेगा कि पहली बात तो गैलापागोस आइलैंड है कहाँ पर? ये साउथ अमेरिका, अमेरिका के पास है काफी, साउथ अमेरिका सॉरी नॉर्थ अमेरिका से काफी पास में। नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में भी फिंचेस है, यहाँ पे भी फिंचेस है, लेकिन यहाँ के फिंचेस में ज्यादा चेंजेस हुआ है, जबकि नॉर्थ अमेरिका जो फिंचेस में ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ रहेगा, यहाँ फिंच यहाँ आई कैसे? तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ फिंचेस उड़ रहे होंगे यहाँ वहाँ फूड की तलाश में, एक बड़ा सा हवा का झोंका आया होगा, राइट, तूफान वगैरह आया होगा, कुछ फिंचेस कहाँ गिर गए होंगे? गैलापागोस आइलैंड पे गिर गए होंगे। जब उनकी आंख खुली होगी, देखेगा अरे बाप रे, यहाँ तो मांस खाने वाली चीज है। वहाँ कोई कंपटीशन नहीं था, बिकॉज फिंचेस जहाँ अमेरिका में रह रहे थे वहां पर उनके प्रीडेटर बैठे हुए थे, शिकारी बैठे हुए थे, जबकि यहाँ पर कभी फिंचेस थी ही नहीं, तो उनके शिकारी भी वहां पर नहीं थे। तो इनको ग्रो होने का क्या मिल गया? चांस, कोई कंपटीशन नहीं, और अनलिमिटेड या फिर उसे एनॉर्मस फूड क्या था उनके पास अवेलेबल था। ठीक है। So, finches originally belong to same ancestor stock which migrated many years from the South American mainland to the Galapagos Island from original seed-eating variety. Original क्या थे वो? Seed-eating variety. Finches with altered from beak evolved like insectivorous tree finches, vegetarian tree finches, etc. तो ओरिजिनल जो थे उनके उनके अंदर क्या हुआ, वो कहाँ पहुंच गए? गैलापागोस आइलैंड पहुंच गए, और उनके अंदर क्या होने लगे? चेंजेस, क्योंकि उनको कुछ नया खाने को मिल रहा है अब, उन्होंने नई चीजें एक्सप्लोर की। फिंचेस प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फॉर अडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब एक ही था, एक एंसेस्टर है, लेकिन उनके चेंजेस के कारण क्या हो गए? बहुत सारे अलग अलग उनकी वेराइटीज जनरेट हो रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, राइट? ठीक है, क्या सिखाया था मैंने आपको? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये किसका एग्जांपल है? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जब यहाँ पे सेम सिमिलर दिखने वाली चीजों में वेराइटी है तो उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। जब अलग अलग दिखने वाली चीजों में सिमिलरिटी है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डन। In Galapagos Island, finches got abundant food for feeding, space and partners for mating and competition free environment. वहां पे कोई भी competition नहीं था। Finches provide an evidence for origin of species by means of geographical isolation. उनकी ज्योग्राफी अलग हो गई तो उससे नई स्पीशीज बनने शुरू हो गई। ये एक अच्छा एग्जांपल है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का। यहाँ पर हमारे साथ भी ऐसे ही हो सकता है, राइट? अगर मान लीजिए हम ऐसे किसी दूसरी जगह पर रहने जाते हैं जहाँ पे आज तक कोई इंसान पहुंचा ही नहीं, 50, 100, 200, 500 लोग वहाँ 1000 लोग पहुंच गए, उन्होंने अपनी जनसंख्या वहाँ बढ़ाना चालू किया, तो कुछ सालों बाद या कुछ जनरेशन के बाद, 15, 20, 50, 100 जनरेशन के बाद, ऑब्वियसली जो लोग यहाँ से गए थे उनके कुछ मेंबर यहाँ है, कुछ लोग वहां चले गए, तो इनके जो मेंबर यहाँ पर है और जो वहां चले गए, सब में जनरेशन बढ़ गई है। तो 15, 20, 100 जनरेशन के बाद देखोगे तो इनके अंदर क्या आ जाएंगे? चेंजेस। क्या आएंगे? चेंजेस। पूरी दुनिया क्या थी? एक ही जगह थी, पैंजिया आइलैंड, याद है? पूरी दुनिया एक जगह थी, फिर भी आज हम सभी के नेचर अलग अलग है। क्यों? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। क्या है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। हमारी ज्योग्राफी अलग हुई, एनवायरमेंट अलग हुआ, इकोसिस्टम अलग हुआ, हमारा हैबिट अलग हुआ, हैबिटेट अलग हुआ, अब इससे तो हमारे अंदर भी क्या हो गए? चेंजेस हुए, और चेंजेस जनरेशन जनरेशन क्या हो रहे हैं? होते जा रहे हैं, इससे नई स्पीशीज आती है। ठीक है। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन रीड अ बुक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बाय चार्ल्स लिल। चार्ल्स लिल की कौन सी बुक थी बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी। और बहुत ही इंप्रेस हुए इस बुक को पढ़ के। डार्विन 1836 में जब वापस आए तो उन्होंने चोरी चोरी क्या किया? अपने रिसर्च पेपर के लिखना शुरू किया।
और उन्होंने उस रिसर्च पेपर का नाम दिया प्रॉब्लम्स ऑफ स्पीशीज। किसी को बताया नहीं कि मैं लिख रहा हूं, ठीक है, सीक्रेटली। In 1838 he read an article and he read article का नाम क्या था, an essay on principle of population। किसने लिखा था? टी आर माल्थस ने लिखा था, ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। माल्थस एक इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने बताया कि भाई ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे अरिथमेटिक भी होती है और ज्योमेट्रिक भी होती है। अरिथमेटिक का मतलब क्या है और ज्योमेट्रिक का मतलब क्या है? अरिथमेटिक का मतलब होता है जब एक मरेगा एक आएगा, एक मरेगा एक आएगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन जितने मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन क्या रहता है? बैलेंस, फूड की कभी कमी नहीं होती है, सब कुछ बैलेंस होता है। प्रॉब्लम है कि ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है वो अरिथमेटिक नहीं है, ज्योमेट्रिक है। एक से होते दो, दो से होते चार, चार पैदा होते हैं, मरते एक है, लेकिन पैदा कितने होते हैं? चार। तो अब इसलिए इससे रिसोर्सेज पे क्या पड़ता है? लोड आता है, और इससे फूड की क्या होती है? कमी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसीलिए बोला गया सफिशिएंट फूड इज नेवर अवेलेबल फॉर ऑल द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। कभी भी सफिशिएंट फूड होता ही नहीं है। दुनिया में जितने लोग हैं, आपको क्या लगता है सभी के लिए फूड अवेलेबल है? नहीं, क्योंकि जितना प्रोडक्शन नेचर में है उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन आपने किया है, ठीक है। सफिशिएंट फूड नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। when when population crosses certain limit, some factors called as limiting factor become operational and limit the size of population। इसके लिए जैसे अभी कोरोना बोल सकते हो, जब पॉपुलेशन को ज्यादा बढ़ गया तो कोरोना आई और 2 से 3 करोड़ लोगों को लेकर चली गई। बीमारियां आज भी है, कई सारे लोग आज भी मर रहे हैं, करेक्ट, लेकिन मरने से कहीं ज्यादा आज भी लोग क्या है, बच भी रहे हैं और पैदा भी हो रहे हैं। फिर से कुछ ऐसे कुछ और बीमारियां आएंगी जिसमें 50-60 करोड़ लोग फिर से मर जाएंगे। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको चूहों का, रैट्स के अंदर। आपने सुना होगा रैट्स जो है प्लेग डिजीज को स्प्रेड करते हैं, सुना है आपने? प्लेग, प्लेग जैसी बीमारियां। प्लेग कभी नाम नहीं सुना? वेरी बैड। Look, you are going to appearing the NEET exam and you are not knowing about the plague. देवा 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 देवा, प्लेग पता ही नहीं। अगर मुंह खोल रहे तो ऐसा खोलो कि भाई मेरे कानों तक स्पष्ट पहुंचे। अब तुम मक्खियों से भिनभिनाओगे तो मुझे क्या ही समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे साउंड अपने समझ से बाहर है। क्या बोलना चाहते हैं बोलिए? लो हलक सूख गया, अब नहीं बोलेंगे। जब मैं बोल रहा था तब बीच बीच में बोल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं, मौका दे रहा हूं, तब नहीं बोलेंगे। प्लेग, प्लेग स्प्रेड बाय रैट्स। प्लेग एक्चुअली रैट को मारने के लिए बना है। जब किसी जगह पे रैट करोड़ों में हो जाते हैं तो आप प्लेग बीमारी फैलती है और वो सारे चूहों को खत्म कर देती है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये चूहे हमारे घर में भी आते हैं। चूहों के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनका एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। उनको हिंदी हिंदी में पिस्सू बोलते हैं, पिस्सू। और वो इंसेक्ट के अंदर होता है बैक्टीरिया। क्या बोलेगा बेटा? वो इंसेक्ट की खास बात यह है कि वो चूहों के साथ ही आएगा। तो चूहा तो कैरियर हुआ फिर, राइट। प्राइमरी कैरियर चूहा हो गया, सेकेंडरी कैरियर वो इंसेक्ट खुद हो गया जो बीमारी को लेकर आया है। और वो इंसेक्ट की खास बात यह है कि वो इंसेक्ट अप टू 1 फीट हाइट तक, इतनी हाइट तक जंप कर सकता है। यानी अगर आजू बाजू चूहे मरे हों तो हो सकता है उनमें से कुछ कीड़े आपके घर में भी आ गए हों, ठीक है। अगर उस इंसेक्ट ने आपको काटा तो ऑब्वियसली वो जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में क्या करेगा, एंटर करेगा। अगले 12 घंटे में आपको आएगा बुखार। आप जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा ठीक है दवा लो, आपको एक दिन का दवा देगा, 3 खुराक दवा देगा। आप दूसरे दिन डॉक्टर बुखार नहीं जा रहा है, बुखार और बढ़ गया, डॉक्टर बोले एक काम करो टेस्ट कराओ। आप शाम को जो है सुबह, अगले दिन सुबह जाते हो टेस्ट करवाने के लिए, शाम को रिपोर्ट आती है। जैसी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि ना मलेरिया है, ना डेंगू है, ना टाइफॉइड है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है। फिर डॉक्टर बोलता है कुछ दूसरा सीरियस प्रॉब्लम है, एक काम करो पूरा ब्लड, ऑल द ब्लड सीरम को टेस्ट कराओ।
जैसे ही आप टेस्ट करवाने जाते हो आपकी रिपोर्ट आती है कि आप मर चुके हैं। विद इन द 4 डे खत्म, काली मौत, ब्लैक डेथ। दिस इज प्लेग। जिस गांव में प्लेग होता था पूरा गांव खाली हो जाता था, भाग जा छोड़ के। समझा आपको? इट्स अ काइंड ऑफ एपिडेमिक। तो ये एक्चुअली चूहों के लिए बनाई गई है, चूहों के पॉपुलेशन को कंट्रोल, बिकॉज आपको पता चूहे बहुत तेजी से फैलते हैं। चूहे वैसे ही यहाँ पर भी जब पॉपुलेशन लिमिट को क्रॉस करेगी कुछ लिमिटिंग फैक्टर आएंगे और उस पॉपुलेशन को खत्म करके सब कुछ कंट्रोल में करते हैं। ठीक है, ओके। रसेल वालास, अल्फ्रेड रसेल वालास। देखो डार्विन को एक पेपर मिला, डार्विन ने देखो पहले एक तो बुक पढ़ी पहले, फिर अपना चोरी चोरी क्या लिखना शुरू किया, अपने पेपर्स लिखने शुरू किए, राइट। उन डार्विन को एक पेपर मिला, किसने लिखा था पेपर? वेलास ने लिखा था। और उस पेपर का नाम क्या था? ऑन द टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप, यानी कि ओरिजिनल टाइप से दूसरे वेराइटी में अलग हो जाने की टेंडेंसी, एक ओरिजिनल से दूसरे स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाने की टेंडेंसी, उस पे बुक थी। वलास ने बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना को कहां पर, मैले आर्कीपिलागो पर क्या किया था, उसको स्टडी किया। आज इंडोनेशिया में आता है, कहां था? इंडोनेशिया एंड मलेशिया में आता है। डार्विन्स फ्रेंड जोसेफ डाल्टन हुकर एंड चार्ल्स लिन एडवाइज डार्विन टू प्रेजेंट हिज रिसर्च पेपर पब्लिकली। हुकर लिन ने बोला भाई अब बहुत हो गया, चोरी जो तुमने लिख लिया, अब एक काम को उसको रिसर्च पेपर क्या कर तू, पब्लिश कर। ये नहीं बंदा भले कितना चोरी चोरी लिख रहा हो लेकिन अपने दोस्तों को जरूर बता दिया। और आप जानते ही हो दोस्त को पता चल गई मतलब तो दुनिया को पता चल जाएगी। लेकिन देखो दोस्त कौन थे? मेल थे ना, किसी को बताया नहीं, क्योंकि मेल सारी बातें क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्टेड, बोला ही नहीं दुनिया में, उसको ही जाके बोला भाई तो अब रिसर्च पेपर क्या कर दे, क्या कर दे, पब्लिश कर दे। वरना सबको कहते हैं ऐसे लिख रहा है, ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। Hooker and Lynn arranged paper presentation for Darwin and Wallace in front of Linnean Society of London, but both authors didn't appear, so the paper was jointly read by the Hooker and Lynn. हालांकि पेपर पब्लिश किया गया, पेपर का फॉर्मेट सेट किया गया, जो फॉर्मेट उस समय के लंदन सोसाइटी रखा था उस हिसाब से किया गया, लेकिन जिनका रिसर्च पेपर था वही नहीं आए। तो पब्लिश किसने करवाया था? वलास एंड लिन ने किया था, सॉरी हुकर एंड लिन। तो हुकर एंड लिन ने खुद उस पेपर क्या किया, सबके सामने पढ़ा। डार्विन्स पेपर वर मोर डिटेल्ड विथ बेटर एविडेंस, सो ही गॉट मोर क्रेडिट। जबकि वलास का उतना ज्यादा क्रेडिट दिया नहीं गया, हालांकि वलास भी क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इनकी थियरी के आगे, किसकी, डार्विन की थियरी के आगे वलास पीछे रह गए। Finally, in November 1859, Darwin published his theory of natural selection in the book Origin of Species. पहले क्या नाम रखा था? Problems of Species. बाद में क्या नाम दिया? Origin of Species. ठीक है, देखो सेकेंड पॉइंट, देखो बुक का एक्चुअल नाम कितना बड़ा था, बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3, मांग लो टाइम मुझसे यार, बातें कर लो, बाहर टाइम नहीं मिलता, मुझसे ही टाइम ले लो। कुछ बोलता हो तो बेशर्मा वाली हंसी दिखाते हो आप, है ना, शेमलेस स्माइल। क्या है ना, नेचर ने पीछे आंख नहीं दी है, इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपको भी आंख नहीं दी है, कोई आपका ही फायदा उठाएगा। थिंक ओवर इट। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हैज बीन जॉइंटली प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वलास। वलास को क्या कहा गया? फॉरगॉटन इवोल्यूशनिस्ट, मतलब उनको लोग भूल गए, खाली किसको याद रखा गया? डार्विन को, या फिर और क्या बोलते हैं, कोवर्कर और जो डार्विन के साथ मिलकर काम किए थे, किसके ऊपर? इवोल्यूशन के ऊपर। ये सारी बुक्स है
डार्विन जवानी में निकले थे, बुढ़ापा आ गया। देख रहे हो, ये होते साइंटिस्ट जो सिर्फ दुनिया के लिए काम करते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने साइंस कल्चर के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते। ठीक है, वो चाहते थे कि मैं फेमस हूं, मैं मरने के बाद भी क्या रहा हूं, लोगों के अंदर जिंदा रहूं। इसी को तो बोलते हैं अमर हो जाना, मरने के बाद भी आज लोग इनको, इनके नाम को याद रखते हैं, डार्विन। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओवर पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, ओवर प्रोडक्शन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म हैव एनॉर्मस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बच्चों को पैदा कर सकता है, और एक टाइम के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, लिमिट के बाहर। अभी हमारी इंडिया की देखें तो डेंसिटी कितनी ज्यादा है ना, जबरदस्त डेंसिटी इंडिया में, जबकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, कम। जब रिसोर्स कम होंगे, डिमांड ज्यादा होगी, तो अब इसलिए महंगाई बढ़ती है। या फिर हम क्या करेंगे, और रिसोर्स को बढ़ाओ। अब रिसोर्स को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिफिशियल मेथड का यूज करेंगे, और आर्टिफिशियल मेथड का यूज आपके रिसोर्स को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपकी लाइफ को रिड्यूस कर देगा। तो जो इंसान पहले 80 साल 90 साल जी रहा था, आज वो 50 साल में ही दुनिया छोड़ के चला जा रहा है। आने वाले सालों में 40-45 साल काफी लंबी उम्र हो जाएगी। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस लाइक फूड सप्लाई, शेल्टर एटसेट्रा आर लिमिटेड। ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक, एनवायरमेंटल स्ट्रगल सब है। इंट्रास्पेसिफिक मतलब सेम ही स्पीशीज के बीच में क्या हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। स्ट्रगल किसके लिए हो रहा है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, एंड पार्टनर्स के लिए। एक ही स्पीशीज में पार्टनर के लिए होता है। इंटरस्पेसिफिक में क्या होगा, पार्टनर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ किसके लिए हो रहा है, फूड एंड शेल्टर के लिए। एनवायरमेंटल स्ट्रगल, स्ट्रगल विद एनवायरमेंट, फैक्टर टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड मॉइस्चर। एनिमल्स जो है वो नेचर के या कुदरत के मेहरबानी पे जिंदा है। ह्यूमन ने क्या किया, कुदरत को चैलेंज किया है, तुम बारिश करोगे हम छत बना लेंगे, राइट, तुम गर्मी दोगे तो हम क्या करेंगे, एसी चालू कर लेंगे, है ना, तुम बारिश नहीं करोगे हम जमीन से पानी निकालेंगे, हम समुद्र से पानी बनाएंगे। तो ह्यूमन के पास क्या है, नेचर को चैलेंज करने का ऑप्शन है, लेकिन बाकी एनिमल्स दे कैन नॉट चैलेंज द नेचर, वो ऊपर वाले के रहमो करम पे जिंदा है। वेरिएशन, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, एग्जैक्टली अलाइक इन द पॉपुलेशन। दो, किसी भी 2% लोग कभी एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम तो होते ही नहीं है। क्यों, भले वो ट्विंस ही क्यों ना हो, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो भी तो एनवायरमेंट में एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, जेनेटिक चेंजेस होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। द टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट गिवन बाय द हर्बर्ट स्पेंसर। इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया था, डार्विन ने, लेकिन दिया किसने है, स्पेंसर ने दिया है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है, कि नेचर में एनवायरमेंट के हिसाब से जो फिट होगा, कि भाई हाँ, इसके पास वो सारे कैरेक्टर हैं जो इस एनवायरमेंट में जिंदा रखने के लिए चाहिए, तो ये जिंदा रहेगा। जिसके पास लगता है कि नहीं ये कैरेक्टर इसके पास नहीं तो मर जाएगा, उसको नेचर क्या कर देगी, वाइप आउट कर देगी, साफ कर देगी। सिंपल सा रूल, ये दुनिया के हर जगह अप्लाई होता है, राइट। आज किसी भी कंपनी में जाओगे तो उनको क्या चाहिए, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज, ओवर टाइम करने वाला एम्प्लॉइज, राइट, टैलेंटेड एम्प्लॉइज, स्किल्ड एम्प्लॉइज, एंड शॉर्ट टाइम में ज्यादा काम करने वाला। अगर आपके पास वो है तो आपको सबसे पहले हायर करेंगे, नहीं होगा तो आपको हकल देंगे वहां से, राइट। डिमांड है ना, तो जो नेचर का रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हो, फिट बढ़ रहे हो, तो आप सर्वाइव करोगे, फिटेस्ट विल सर्वाइव, रेस्ट विल डाई। Natural selection is the driving force for evolution. Individuals which are better adapted have better chances of successful feeding and breeding. जो बहुत अच्छे से अडेप्टेड है वही खा सकते हैं, उन्हीं की जनरेशन क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली, डार्विन रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन के हिसाब जो फिटनेस है वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस तक की लिमिट थी। अभी जैसे क्वेश्चन आता है ना कि भाई जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो गई, है ना, उसका आंसर मैं दूंगा आपको।
ओनली फेवरेबल वेरिएशंस आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब वो वेरिएशन, वो बदलाव जो आने वाली जनरेशन के लिए अच्छे होंगे, फेवरेबल होंगे, वही जनरेशन, वही चेंजेस क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज हमारे पास जो है आपका विजडम टीथ काम का नहीं है, लेकिन ऐसे लाखों साल पहले हमारे वो काम का था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंजेस में क्या हुआ कि वो विजडम टीथ नॉन फंक्शनल होता चला गया। तो नॉन फंक्शनल होता चला गया, मतलब हर जनरेशन में क्या हो रहा है, वो नॉन फंक्शनल होता जा रहा है। 0.01% करते 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 आज वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, नॉन फंक्शनल, क्योंकि उसकी जरूरत हमें नहीं थी। ठीक है, तो वेरिएशन जो अगली जनरेशन के लिए फायदेमंद है वही पास होंगे, बाकी पास नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए क्या दिया, थियोरी ऑफ पैनजेनेसिस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा फनी चीज है। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूस पैंजीन। बॉडी का हर एक पार्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पैंजीन। हार्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पैंजीन। लंग्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पैंजीन। किडनी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पैंजीन। मसल, बोन, ब्लड, वेन्स, आर्टरी, स्किन, सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैंजीन या जम्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज रिलीज इनटू द ब्लड। ये सारे पैंजीन किस में रिलीज हो गए, ब्लड में, एंड पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो समझ में आया, ब्लड से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास होगा, और किसके थ्रू वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं था रिप्रोडक्शन कैसे होता है, राइट। उन्होंने क्या बोला, ब्लड के थ्रू और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू क्या हो गया, वो पैंजीन। हार्ट, लंग्स, किडनी, सबके पैंजीन गए, एक साथ मिले और नया बेबी आ गया, पैंजेनेसिस। अंडरस्टूड, ठीक है। ये तो छोड़ दो, फॉर्मेशन एंड स्पीशीज, ठीक है। ये देख लेना, नेचर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर सॉरी, उसको भी क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि भाई उनको जेनेटिक्स के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं था जेनेटिक के बारे में। दूसरा, उन्होंने जो है वेरिएशन क्यों हो रहा है वो समझ नहीं पाए। वेरिएशन हो रहा है, लेकिन वेरिएशन के पीछे कारण क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो उन्हें पता नहीं चला, ना उन्होंने अपने थ्योरी में मेंशन किया। ही डज नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। उनको पता चला कि फिटेस्ट विल सर्वाइव, लेकिन ये फिटनेस आ कहां से रही है, कोई भी ऑर्गेनिज्म तो फिट कैसे हो रहा है, ये फिट है तो ये फिट क्यों नहीं है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, इन्होंने जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में कुछ बताया नहीं, जबकि लमार्क ने वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में एटलीस्ट बोला था। इन्होंने ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, इसके बारे में भी कुछ बताया नहीं, मतलब फालतू में जो ऑर्गन पड़े हुए हैं। जैसे देखो ना, हाथी का टस्क, राइट, टस्क हाथी का किस काम का है, दिखाने के दांत तो अंदर है, दिखाने के दांत क्या करेगा, हाथी नहीं क्या बोले, लड़के का फावड़ा है तो दांत बाहर आ रहे हैं, राइट। फिर तो देखा बारहसिंगा, सोचो कोई शेर पीछे पड़ा और ये झाड़ी में फंस गया, शेर बोलेगा हाँ भाई अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है, कर ले, अब तो तू गया, अब तो तू गया बेटा, बराबर। तो ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है वो किस काम का है, और अगर किसी काम का नहीं है तो ये अब तक गायब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एवोल्यूशन कोर्स में जिसकी जरूरत नहीं है वो आज वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इस और इनकी जो पैनजेनेसिस वाली थियरी थी कि हर ऑर्गन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पैंजीन। पैंजीन ब्लड में जाएगा, ब्लड के बाद वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, और सारे पैंजीन मिलके नए नए ऑर्गन बनाते हैं। इनकी थियरी पूरी क्या थी, रॉन्ग थी। थियरी स्ट्रेस, थियरी स्ट्रेस ऑन स्लो स्मॉल एंड कंटिन्यूस वेरिएशन ओनली। इन्होंने बताया कि भाई जो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, स्लो होते हैं, कंटिन्यूसली होते हैं, वो थियरी थोड़ा ठीक थी। सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बताया। यू नो व्हाट इज सेक्सुअल सिलेक्शन, क्यों जिराफ की गर्दन लंबी है,
बिकॉज ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। जब लमार्क ने बोला कि भाई ये टॉल ट्रीज के लीफ को खा रहे हैं, तो सवाल तो आएगा ना कि नीचे घास क्यों नहीं खाया वो, क्योंकि वो जिराफ अकेला एनिमल तो था नहीं वहां पे, और भी एनिमल थे। और अगर जिराफ टॉल ट्रीज की लीफ खा रहा है तो बाकी एनिमल क्यों नहीं खा रहे हैं? दूसरा सवाल कि अगर वो टॉल ट्रीज की लीफ को खाए तो बाकी क्यों नहीं खा रहे हैं, उनकी गर्दन लंबी क्यों नहीं हुई? तो आपकी थियरी में क्या है, गड़बड़ है। इसमें आता है सेक्सुअल सिलेक्शन, जिसके बारे में इन्होंने कहीं बात किया ही नहीं। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या बोलता है कि देखो, जैसे ह्यूमंस के अंदर जितने भी हम ह्यूमन है सबकी हाइट सेम नहीं है, छोटे बड़े लंबे सब ऐसे। वैसे उस समय भी जिराफ कैसे रहे होंगे, सब कोई छोटा सा रहा होगा, कोई लंबा रहा होगा, एवरेज हाइट होती है ना? कुछ एवरेज हाइट से छोटे होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ एवरेज लंबे होंगे। फीमेल किसको चूज करती है, जिसकी हाइट लंबी है, सेक्सुअली वो उसको अट्रैक्टिव लगता है। तो फीमेल किसको पार्टनर बनाएगी, टॉल वाले को। जितने टॉल है सब उसके पार्टनर बन गए, जितने शॉर्ट उनके कोई पार्टनर ही नहीं है। जब फीमेल को चूज ही नहीं करेगी तो उनकी जनरेशन वहीं पे खत्म। तो इस तरीके से किसकी जनरेशन आगे बढ़ी, टॉल नेक वाले की। इसलिए उनकी गर्दन क्या होती चली गई, टॉल होती चली गई। समझा आपको? ठीक है। Darwin was aware of discontinuous variation, that is mutation, but he did not consider this variation as important for evolutionary point of view. He used the term spots for variation. डार्विन को जो है म्यूटेशन के बारे में पता था कि म्यूटेशन में कुछ होता है, लेकिन वो म्यूटेशन को बोलते हैं ठीक है, म्यूटेशन में तो अचानक से थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो हो गया, बाकी म्यूटेशन को वो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। जबकि आगे यही थियरी इनके लिए भारी पड़ती है, म्यूटेशनल थियरी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज ही। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज मेनी टाइम्स हायर देन द रेट ऑफ सर्वाइवल, ऑब्वियसली। ठीक है, जितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। फूड, स्पेस एंड अदर रिसोर्सेज है, सबके पास क्या है, अपने लिमिटेशंस है। ये सारी चीजें क्या कर रही है, नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट कर रही है। भाई यहाँ फूड कम है, कौन कौन है जो कम फूड में जिंदा रहेगा, हाँ ये लोग जिंदा रहेंगे, चलो इनकी जनरेशन क्या करो, आगे बढ़ाओ, इनको बहुत खाना चाहिए, इनको ही मार दो। समझा? नेचर ऐसा सिलेक्शन करती है। आने वाले टाइम पर, आने वाले टाइम पर कौन जिंदा रहेगा, पता है कौन, जो लोग घास फूस खा के जिंदा रह सकते हैं। तो अगर आप घास फूस खा के जिंदा रह सकते हो तो आप सरवाइव करोगे ना, क्योंकि घास फूस सस्ती आती है। दाल चावल 100 रुपए किलो चावल, 200 रुपए 500 रुपए किलो दाल, ठीक है, 300 रुपए गेहूं, कहाँ से खरीदोगे? घास फूस खाओ, सरवाइव करो, बाकी सब मर जाएंगे। तो जो आने वाली जनरेशन इंपॉर्टेंट है वो आगे बढ़ेंगे, बाकी सब वहीं खत्म। स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, भाई कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन बड़ी खतरनाक तरीके से होता है। आपने देखा है एनिमल्स जो है पार्टनर के लिए, लैंड के लिए, फूड के लिए क्या करते हैं, मारा मारी कर लेते हैं, और उसमें जिंदा खाली एक ही बचेगा, वहां ही मर रहे हैं। abundance of variation, variations are so abundant in nature that no two individual of a species are similar, not even monozygotic twins। मैंने बोला monozygotic twins भी similar नहीं होते, उनके अंदर भी environment का impact होता है, वो भी क्या शो करते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशन शो करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन। मिमिक्री, मिमिक्री पता है ना, कॉपी करना, जिसको हम लोग कैमोफ्लेज भी बोलते हैं, है ना? और इससे क्या मिलता है उनको, प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, ये सब आराम से पढ़ लेना आप लोग। जैसे कि और ये कुछ एनिमल और कुछ प्लांट की रिलेशन है, कि ये एनिमल की वजह से ये प्लांट जिंदा है, इस प्लांट की वजह से ये एनिमल जिंदा है। ये प्लांट एनिमल नहीं रहेगा तो प्लांट ही मर जाएगा, और ये प्लांट नहीं रहेगा तो एनिमल बन जाएगा। सो क्या बोलते हैं पता है, को इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, को इवोल्यूशन, एक दूसरे को सपोर्ट करके इवोल्यूशन हुए। जैसे कुछ फ्लावर और कुछ हनी बीज इनके साथ ही पैदा हुए हैं, ये हनी बीज इनका पॉलिनेशन करेंगे, इनकी जनरेशन आगे बढ़ाएंगे।
और ये हनी भी इन्हीं का नेक्टर लेंगे खाली, इनके पास जो नेक्टर है सिर्फ इसी हनी बी के लिए, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नियो डार्विनिज्म, भाई इन्होंने क्या किया, अपने मॉडिफिकेशन, अपने अपनी थ्योरी में क्या किया, बहुत सारे चेंजेस किया इन्होंने भी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने नाम क्या दिया अपनी थ्योरी को, डार्विनिज्म का नाम दिया मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसके अंदर जेनेटिक्स का नॉलेज भी है, एवोल्यूशन का नॉलेज भी है, टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड जू जियोग्राफी, इसका भी क्या है, सारा नॉलेज में डाला गया है। डार्विन ने अपने थ्योरी में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अभी क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ये सारे साइंटिस्ट से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट में आएंगे, आप लोग का नाम पढ़ लो। ऑब्वियसली ये याद रखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो मैंने इसके पहले बताया था वही सब चीज, ये सब बस आपके रेफरेंस के लिए, कभी अगर 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 इफ यदि अगर पढ़ने की इच्छा हुई तो पढ़ लेना, फिलहाल इसको पढ़ लेना वही बड़ी बात है। ये सारे ना आपके आपके सिलेबस के बाहर के हैं। ये देखिए, डॉब्झांस्की नाम सुना है, ये हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। डॉब्झांस्की, डॉब्झांस्की ने एक बुक लिखा था जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और डॉब्झांस्की का एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। अगर आप एवोल्यूशन को समझ ही नहीं सकते हो तो आपके बायोलॉजी में कोई सेंस होता ही नहीं है। बायोलॉजी को समझने के लिए आपको एवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूगो डिविस ने कौन सी बुक लिखी बेटा, म्यूटेशनल थियरी, कौन सा लिखा उन्होंने, म्यूटेशनल थियरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रहे आपके ह्यूगो डिविस, स्मार्ट अंकल। ठीक है, ह्यूगो डिविस का क्या कहना था, म्यूटेशन भी एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बोला कैसे बताओ, बोलते देखो म्यूटेशन क्या करता है, अचानक चेंज लाएगा, और जो म्यूटेशन में चेंज हुआ मतलब जीन में चेंज हुआ, और जीन में चेंज क्या करती है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेगा, चेंजेस लाएगा। क्योंकि डार्विन के हिसाब से म्यूटेशन बहुत स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग हो रहा है, लंबे समय तक लेगा, और यहाँ पे अचानक से जीन चेंज हुआ, पूरा जनरेशन ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो म्यूटेशन भी क्या कर रहा है, इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इनके हिसाब से म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन बहुत ही फास्ट होता है। ऑब्वियसली नो डाउट, म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, ह्यूगो de Vries, a Dutch botanist, one of the independent rediscoverer of the Mendelism, put forward this theory in 1901. According to him, new species are not formed by continuous variation, but by sudden appearance of variations. Hugo de Vries stated that mutations are heritable. Obviously, म्यूटेशन जीन में होते हैं, अब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिया। ठीक है, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन इवनिंग प्राइमरोज, इसका नाम क्या है, ये आपने देखा रहेगा ऐसे फ्लावर, इसको इवनिंग प्राइमरोज बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका ऑन्थेरा लमाकियाना, and found several aberrant types. When this plant was self-pollinated and its seed were allowed to grow, majority of offsprings was similar to parents but few were different. सेम चीज जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है किसके अंदर, मेंडल के अंदर, है ना, पी प्लांट लिया, एक्सपेरिमेंट किया, कुछ पेरेंट जैसे थे, कुछ पेरेंट जैसे नहीं थे, अलग थे, याद आ रहा है कुछ, आपने क्या पढ़ा था, पहला था मोनो जाइगोटिक, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। वेरिएशन देखने को किसमें मिला था बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में मिला था। कैसा था आपके पास, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, लेकिन कुछ कैसे थे, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो थे। अंडरस्टूड, ठीक है, तो वही कि बहुत सारे तो कैसे थे, पेरेंट के जैसे थे, लेकिन कुछ कैसे थे, पेरेंट से
अलग थे। कैसे थे? पेरेंट्स से अलग थे। क्यों अलग हुए? म्यूटेशन। क्या हो गया? म्यूटेशन। जीन चेंज हो गया ना, नए कैरेक्टर्स आ गए इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर एक और कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सब पढ़ लेना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। सब पढ़ लेना आराम से, मैंने बहुत पहले सिखाया है ये। म्यूटेशन सब हेरिटेबल होते हैं, कुछ म्यूटेशन यूजफुल होते हैं, कुछ म्यूटेशन जानलेवा होते हैं। लीथल मतलब जानलेवा। जैसे एक म्यूटेशन बता दो, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन के कारण होता है, ये जान ले लेगा आपकी। राइट। 21st ट्राइसोमी जान ले लेगा आपकी। डाउन सिंड्रोम, राइट। अल्जाइमर डिजीज जान ले लेगा आपकी। ये सब लीथल है। और कुछ चेंजेस बड़े यूजफुल होते हैं, जैसे कोई इंसान की हाइट छोटी थी, उसकी जीन में चेंज, उसके बच्चे लंबे हट्टे कट्टे चौड़े हो गए, यूजफुल। ठीक है। तो एवोल्यूशन कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, एवोल्यूशन झटकेदार प्रोसेस है। एक झटके में क्या होता है? चेंजेस। इट्स अ जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ये किसका कहना था? ह्यूगो डी व्रिस। ये देखिए एंगल शेप, इसके पैर कितने छोटे हैं। अब इसकी जितनी जनरेशन आएंगे सब ऐसे आएंगे, यानी नई स्पीशीज आ चुकी है। अचानक चेंज हुआ, नॉर्मल पेरेंट है, अचानक जीन में क्या हुआ? चेंज, ये पैदा हो गए। अब इसकी सारी जनरेशन छोटी पैदा होंगी, राइट। लंबा टाइम लगा क्या? करोड़ों साल लग गए? नहीं, आ गया। एक और एग्जांपल अपने पास, ये देखिए हॉर्नलेस काउ। इसके जितने बच्चे होंगे उसके पास हॉर्न ही नहीं होंगे। ये देखो बाल ही नहीं है, फर ही नहीं इसके पास, अजीब सी दिख रही बिल्ली। इसके जितने बच्चे होंगे सब विदाउट फर होंगे। अचानक हुआ, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे पहले बाल छोटे हुए छोटे हुए छोटे हुए छोटे हुए गायब हो गए। अचानक सडन जर्की, फट से क्विक एक्शन, खत्म। ये सब हो रहा है यहाँ पे। देख लो बिल्लियों का टेंशन, देख लो बेचारों का, माथे पे लकीरें आ गई हैं। ये देखिए एप्पल, एप्पल अचानक से रेड हुए। एक्चुअली इनका कलर पता ग्रीन है, अचानक से रेड एप्पल आए हैं दुनिया में। ऐसा नहीं पका तो रेड हुआ, ये आम नहीं है, ये रेड है। मतलब येलो से सडनली क्या हो गया, ये कुछ तो चेंज हुआ और सब में येलो, एक तो रेड आ गए, और रेड की जनरेशन आगे बढ़ने चली होगी, बिकॉज रेड की डिमांड ज्यादा एज कम्पेयर टू द ग्रीन। ये देखो रेड सनफ्लावर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना लेक्चर 9 क्या हो गया? खत्म। ए भाई इसमें और कितने भाई इसका? चलिए स्टार्ट करें, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था इसके अंदर लमार्किज्म, याद है? लमार्किज्म थियरी वाज गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट लमार्क। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की थी। इन्होंने बोला था किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके पीछे का कारण है यूजलेस और यूजफुल ऑर्गन्स। कोई भी ऑर्गन यूजलेस और यूजफुल कब होता है, वो डिपेंड करता है कि वो उसके लिए कितना लेजीनेस शो करता है और कितना वो एक्टिव है। सो एक्टिविटी और लेजीनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म causes changes in the organism and this changes is cause evolution। लेकिन इनके जो एग्जांपल्स थे, जैसे कुछ एग्जांपल उन्होंने दिए हुए थे, फॉर एग्जांपल जैसे कि जिराफ का नेक बताया था। इन्होंने ये बताया था कि भाई जिराफ का जो नेक होता है वो बेसिकली एवरेज हाइट में थे। अगर आज से लाखों साल पहले देखा जाए जिराफ भी नॉर्मल एनिमल जैसे ही थे,
लेकिन वो जिस लोकेशन में, ज्योग्राफिकल लोकेशन में जहां रहते थे, वहां पर इनके पास जो ट्रीज थे, वो ट्रीज की हाइट काफी लंबी थी, और वहां के टॉल ट्रीज के लीफ को हार्वेस्ट करने के लिए इनको क्या करना पड़ता था, अपने नेक को स्ट्रेच करना पड़ता था, जो रोज कर रहे हैं, दिन में 3 बार कर रहे हैं, और जनरेशन टू जनरेशन कर रहे हैं, इसलिए उनका नेक क्या हो गया, काफी ज्यादा टॉल हो गया। इन्होंने और एग्जाम्पल दिया, जैसे कि बर्ड्स के बारे में, ऑस्ट्रिच के बारे में, डोडो के बारे में, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई इन्होंने कभी भी अपने विंग्स का यूज ही नहीं किया, क्योंकि विंग्स का मेन पर्पस होता है फ्लाई। फ्लाई क्यों करना है, इन द सर्च ऑफ फूड। लेकिन जिस लोकेशन में वो ग्रो हो रहे थे, वहां पर उनके पास कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं था, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड था, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर थे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, तो सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा थे। तो वहां पर उन्होंने अपने विंग्स को यूज किया ही नहीं। जब विंग्स को यूज नहीं किया, तो धीरे धीरे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ जनरेशन सारे के सारे विंग्स क्या हो गए, वेस्टिजियल बन गए, नॉन फंक्शनल हो गए। स्नेक के बारे में ऐसे ही था, स्नेक ने अपने पैर गवा दिए, क्योंकि अगर आप स्नेक के अलावा बाकी फैमिली में देखो, सबके पास पैर है। तो स्नेक के एक अकेला स्नेक फैमिली, जैसे स्नेक हो गए, रेप्टाइल्स, ये स्नेक हो गए, और आपके पाइथन हो गए, या फिर आपके एनाकोंडास हो गए, ये सब के अंदर आपको कभी पैर नहीं मिलेंगे। तो इनके पास पैर क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इनके खानदान ने क्या किया, पैरों का यूज करना ही छोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई हैमर करने वाला जो आयरन स्मिथ होता है, अगर वो क्या करता है, कंटिन्यूस हैमरिंग करता है, तो अपना शोल्डर का यूज कर रहा है, तो उसके शोल्डर्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, चेंजेस होते हैं। और उन्होंने ये भी बोला, ये सारे जो कैरेक्टर्स एनिमल्स एक्वायर कर रहा है, ये पहले से थे नहीं, ये ओवर द जनरेशन कैरेक्टर्स क्या किए गए हैं, एक्वायर किए गए हैं। और ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर एक से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। इस पूरी थियरी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेकिन अच्छा, इन्होंने सॉरी, इन्होंने एक बात और कही थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक इंटरनल वाइटल पावर होता है, मतलब वो अपनी इच्छा से क्या करता है, कुछ पावर जनरेट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नई नई बोल सकते हैं, इसके अंदर जो है नई नई इच्छाएं पैदा होती है, डिजायर पैदा होता है, और नई इच्छाओं को, नए डिजायर को, नई ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसके अंदर धीरे धीरे ओवर द लॉन्ग टर्म में क्या होते हैं, नए नए ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लमार्क का कहना था। लेकिन बाद में जब पता चला, नहीं भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि इनकी थियरी को सबसे पहले किसने डिस्प्रूव किया, ऑगस्ट विस्मैन ने। ऑगस्ट विस्मैन ने क्या किया था, उन्होंने रैट यानी माइस के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो जा रहा है। किसने किया था ये साबित, प्रूव कौन कर रहा था, लमार्क। और ऑगस्ट विस्मैन इसके एकदम अगेंस्ट थे, क्योंकि ऑगस्ट विस्मैन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट ये आया कि नहीं भाई, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कभी भी नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होते ही नहीं है। अगर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के कारण जीन चेंज हो रहा है, जब तक कोई जेनेटिक चेंजेस ना हो, तब तक वो चेंज कभी भी नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होता ही नहीं। तो सोमैटिक चेंजेस किसी काम के नहीं है। कौन से चेंजेस इंपॉर्टेंट, वहां पर जर्म सेल इंपॉर्टेंट है, वहां पे जर्म सेल में जो लाइंस है, जो उनमें चेंजेस होंगे, जेनेटिक चेंजेस होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था, माइस के ऊपर, चूहे के ऊपर। इन्होंने क्या किया था, मेल और फीमेल चूहे का पूंछ काट दिया, टेल कट किया, उनकी मेटिंग कराई, उनके जो बच्चे पैदा हुए वो कैसे थे, एब्सोल्युटली नॉर्मल थे, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे पैदा, उनमें भी मेल और फीमेल की पूंछ काट दी गई, फिर से उनके बच्चे कराए। ये लगभग 15 से 16 जनरेशन तक चला, और सभी टाइम, एवरी सिंगल टाइम उनको क्या मिला, पूंछ मिला। तो उन्होंने प्रूव किया कि भाई देखो, यहाँ तो मैंने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किए, लेकिन यहाँ पर वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे कि चाइना में कुछ लेडीज, जो उस समय था जहाँ पर जो फीमेल्स होती थी, उनको अपने पैरों को छोटा रखने के लिए लोहे का शूज पहनती थी। तो लोहे का शूज जीवन भर पहन रही है, उनका पैर छोटे हो गए, लेकिन वो पैर छोटे होने के कारण क्या उनके आने वाली जनरेशन के पैर छोटे होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। फीमेल्स देखो, अपने कान में पियर्सिंग करवाती है, राइट, वो पियर्सिंग क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होता, राइट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। एनी डाउट, ठीक है। इसीलिए लमार्क की थ्योरी को फाइनली क्या किया गया, डिस्प्रूव किया गया, क्योंकि लमार्क ने बोला था कि सभी एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं है। ऑगस्ट वेस्टमैन ने बोला कि सभी एक्वायर्ड कैरेक्टर अगले जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। अगर आपने बोला होता कि स्पेसिफिक कैरेक्टर होते तो समझ में भी आता, लेकिन सभी कैरेक्टर आपने बोल के अपनी थ्योरी को क्या कर दिया, गलत साबित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने आपको सिखाया था, राइट। इंटरनल वाइटल फोर्स, ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है बेटा, इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स, इन्होंने ये बोला कि एनवायरमेंट का इफेक्ट भी होता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो कि एक हद तक ठीक भी है। कई बार ऐसा हम आगे पढ़ेंगे गैलापागोस आइलैंड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये गैलापागोस आइलैंड, जहां पर फिंचेस के बारे में स्टडी किया गया था, आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म पे, और उस इफेक्ट के कारण उसके अंदर चेंजेस होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। काफी हद तक ये बात तो सही थी, लेकिन उन्होंने जो दूसरा वर्ड दिया न्यू नीड्स, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज्म नई जरूरतें खुद पैदा करता है, नई जरूरतों को पूरा करने के लिए वो नए नए ऑर्गन्स भी डेवलप करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रुथ तो ऐसा ही नहीं, हम भी जानते हैं। इन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑर्गन्स के बारे में बताया कि भाई इफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉन्स्टेंटली यूजिंग यूज इट वुड बी बेटर डेवलप्ड, whereas disuse of organ result in its degeneration। किसी भी ऑर्गन को अगर उसको बहुत बार बार यूज किया जाए तो वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, और जिस ऑर्गन को यूज नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, whatever character an individual acquires in its lifetime due to internal vital force, effect of environment or new needs and use and disuse of organs। चार चीजें बोला उन्होंने, पहला इंटरनल वाइटल फोर्स, दूसरा इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, तीसरा न्यू नीड, एंड चौथा यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। इन सभी कारण जो भी नए नए कैरेक्टर्स को एक्वायर कर रहा है वो उसको नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, आफ्टर सेवरल जनरेशन वो वेरिएशन जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो धीरे धीरे जमा होते जाएंगे, और जब बहुत सारे वेरिएशन जमा होंगे तो एक नई स्पीशीज का जन्म होता है। इस तरीके से नई स्पीशीज आती है, और जब नई स्पीशीज आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, इवोल्यूशन। ये देखिए लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, ऐसा कहा गया कि जिराफ के जो एंसेस्टर्स थे उनका जो नेक था बेटा दैट वाज स्मॉल। ठीक है, ठीक है, नेक एंड फोरलिम क्या थे, छोटे थे। दे वर लिविंग इन प्लेसेस विद द लिटिल सरफेस वेजिटेशन, सो दे हैड टू स्ट्रेच देयर नेक एंड फोरलिम्स टू टेक द लीव्स फॉर फूड, which resulted in the slight elongation of these parts। है ना, अपने पैरों को सरक के गर्दन को ऊपर करके अपने नेक को स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि उन्हें खाने के लिए फूड मिल सके। वॉट एवर दे एक्वायर्ड इन वन जनरेशन, अपने पूरे लाइफ में उन्होंने जो भी इस प्रोसेस में एक्वायर किया वो उसको ट्रांसमिट कर देते थे नेक्स्ट जनरेशन में। फिर ये देखिए एक्वाटिक बर्ड्स, राइट, जिनके पास कैसा है, वेब्ड फूड है। कैसा है, वेब्ड फूड। हालांकि बाकी बर्ड्स के पास ऐसा नहीं है, राइट। तो इनके पास ऐसा पैर क्यों है, ताकि वो आराम से उसमें क्या कर सके, स्विम कर सके। ठीक है, ये देखिए इसके इन्होंने क्या किया, अपना पैर पूरा क्या कर दिया, गवा दिया। ठीक है, ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड, इनके एंसेस्टर उड़ने में कैपेबल थे, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जहां भी ये रहते थे वहां पर कोई कंपटीशन नहीं था, खाने के लिए प्लेंटी ऑफ फूड था, और वो एकदम प्रोटेक्टेड थे। तो उड़ना तो है ही नहीं, खाने के लिए वहीं घूमना है, कोई खाने वाला है नहीं, उनका कोई शिकार नहीं करेगा। सो दे डिड नॉट यूज देयर विंग्स एंड दैट्स व्हाई द लेटर बिकम
वेस्टिजियल, वो वेस्टिजियल हो गए। डियर के जो एंसेस्टर्स थे वो भी इतने फास्ट नहीं थे, लेकिन क्योंकि लायन, टाइगर या जितने भी इनके शिकार करने वाले इनका शिकार किया जाता था, तो अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने वो एबिलिटी डेवलप किया। एक जनरेशन में जो भी एबिलिटी होती थी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाती थी। ये सब किसका कहना है? लमार्क का कहना है। ठीक है। केव ड्वेलर्स, बैट्स के जो एंसेस्टर थे वो दिन में देख सकते थे, राइट, लेकिन जो बैट्स थे वो अंधेरे में रहते थे। जब उन्हें अंधेरे में ही रहना है तो उन्हें लाइट की जरूरत नहीं थी। जब लाइट की जरूरत ही नहीं थी तो उन्हें दिन में देखने की जरूरत पड़ती नहीं थी। इसलिए नेचर ने धीरे धीरे क्या कर दिया, दिन में देखने वाली या डे टाइम में देखने वाली एबिलिटी ही क्या कर दी, डिसअपेयर कर दी। द एंसेस्टर ऑफ केव ड्वेलर्स हैड नॉर्मल आईसाइट, उनकी आंखें नॉर्मल थी। ऑन अकाउंट ऑफ लिविंग अंडर कंटिन्यूअस डार्क कंडीशन, लगातार वो डार्क कंडीशन में ही रह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना विजन गंवा दिया। इनके थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया कि बोला भैया देखो, ऐसा कोई भी इंटरनल वाइटल फोर्स तो नहीं होता। हाँ, एनवायरमेंट का इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन उसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म नई नीड नहीं पैदा कर सकता। जैसे एग्जांपल, अगर हम ह्यूमंस हैं, हम कौन सी नई जरूरतें पैदा करेंगे? हमारे जो बेसिक नीड है वो हमारे पास है, फूड, शेल्टर, क्लोथ। तीन बेसिक नीड है जो हम पूरा कर रहे हैं। अगर तीन चीजें हैं तो आराम से पूरी जिंदगी सरवाइव कर जाएंगे। फूड, शेल्टर, क्लोथ, किसी चौथी नीड की जरूरत नहीं है हमको। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई नए नीड को जन्म नहीं दे सकता, उस नए नीड के कारण नए ऑर्गन्स नहीं आएंगे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। उल्टा होता क्या है कि जो ऑर्गन पहले से ही प्रेजेंट है वो यूज ना करने कारण या फिर वो किसी कारण से यूजलेस हो जा रहे हैं, नया ऑर्गन को डेवलप नहीं होता। हमारे बॉडी में ऐसा कोई नया ऑर्गन नहीं है जो किसी के पास नहीं था। हम जहां से आए उनके पास भी वही ऑर्गन थे जो हमारे पास है। हाँ, उनमें मॉडिफिकेशन जरूर हुआ है। क्या हुआ है? मॉडिफिकेशन, लेकिन नया ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ। Every character acquired by an organism during lifetime is not passed on to the next generation। यही बोला गया भाई, हर करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होता। Mendel's law of inheritance and Weismann's theory of continuity of germplasm discarded the Lamarck's concept। मेंडल का एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही होगा, याद है? मेंडल का एक्सपेरिमेंट कुछ याद है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, राइट। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था कि भाई एक टॉल प्लांट था, एक डॉग प्लांट था, राइट, दोनों में क्रॉसिंग करवाया, तो आने वाली जनरेशन में क्या थे, सबके सब टॉल थे। फिर सारे टॉल को क्या किया, सेल्फ ब्रीडिंग के लिए छोड़ दिया। तो 25% क्या थे डॉग, 75% क्या थे टॉल। तो जो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में आया वो तो था ही नहीं। जैसे सबके सब टॉल थे, सब क्या होने चाहिए थे, फिर टॉल होने चाहिए, लेकिन क्या आ गया, डॉग। यानी कि आप जो बातें कर रहे हो कि नहीं जो कैरेक्टर एक्वायर किया नेक्स्ट जनरेशन पास होना, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। और विस्मैन की जो थियरी थी टेल वाली, माइस की टेल वाली, वो थियरी ने भी क्या किया कि पूरी थियरी को डिस्कार्ड कर दिया। इसीलिए इनको अपनी थियरी में क्या करना पड़ा, चेंजेस, नई थियरी लाई, न्यू थियरी। तो न्यू थियरी के लिए क्या बोला, नियो लमार्किज्म। क्या नाम दिया, ये देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। ठीक है। अगस्त विस्मैन ने क्या बोला कि भाई प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें होती है, सोमैटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म। ठीक है। सोमैटोप्लाज्म मतलब क्या है, उसमें सोमैटिक सेल आएंगे, जर्मप्लाज्म में क्या आएंगे, आपके जर्मिनल सेल्स आएंगे। इन्होंने ये बोला कि भाई अगर जर्मिनल सेल्स के अंदर जो जर्म्स हैं, यानी कि जो उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, उनमें अगर चेंजेस हो रहा है तो वही चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, पास ऑन होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पर क्या बोला, क्रोमोसोम में चेंज, जीन में चेंज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, कोई कोई एनिमल है या कोई प्लांट है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो बताओ वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी जर्म सेल से करेगा या सोमैटिक सेल से करेगा, सोमैटिक सेल से करेगा। अगर अगर मैं सोमैटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो जीन है उसको मैं चेंज कर दूं, तो उस सोमैटिक सेल के कारण आने वाली जनरेशन में चेंज होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, 100% होगा। अंडरस्टूड। तो सोमैटिक सेल में भी चेंज करने के कारण क्या हो रहा है, चेंजेस
हो रहे हैं, लेकिन वो सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन में यूज हो रहा है। समझा? वो सोमैटिक सेल से नई लाइफ आ रही है। जो सेल नई लाइफ देगा उस सेल के जीन में चेंज होगा, तो आने वाली जनरेशन में भी चेंजेस होंगे। एज सिंपल एज दैट। ये देखिए चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कंटिन्यूअसली। देयर इज अ continuity of germplasm, protoplasm or germ cell, but the somatoplasm is not transmitted to the next generation. Hence, it does not carry characters to the next generation. Weismann's cut off the tail of rats for many as 22 generations and allowed them to breed, but tail-less rat were never born. बिना पूंछ वाले कोई चूहे आए ही नहीं। ये जो मैंने आपको बताया था, राइट? यहाँ बोरिंग करवाते हैं, पियर्सिंग करवाते हैं, उनके बच्चे तो नॉर्मल पैदा हो रहे हैं, कान में छेद लेकर पैदा तो हो नहीं रहे। ठीक है? रेसलर्स के जो मसल्स पावरफुल होते हैं, उनके बच्चों के मसल्स क्या होते हैं? एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं। यूरोपियन लेडीज क्या पहनती थी? टाइट वेस्ट गारमेंट्स, ताकि उनकी कमर क्या रहे? वेस्ट क्या रहे? पतले रहे। लेकिन बच्चों के कमर क्या होते थे? नॉर्मल होते थे। ठीक है? चाइनीज विमेन्स आयरन के शूज पहनती थी ताकि उनके पैर क्या रहे? छोटे रहे। लेकिन उनके बच्चों के पैर क्या होते थे? नॉर्मल। सब फिजिकल चेंज ही तो हो रहा है। ये फिजिकल चेंजेस हर वीमेन कर रहे थे उस समय में, तो उनके जनरेशन में क्या होना चाहिए था? ये पास ऑन, है ना? 8, 10, 15, 50, 100, 150 जनरेशन के बाद ये पैर सबके छोटे हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हाइट छोटी हो गई। देखा चाइनीज लोग की हाइट कैसी छोटी सी होती है, पता नहीं क्यों। सर्कमसिशन ऑफ पीनस, जिसको हम लोग खतना बोलते हैं, बराबर, स्किन को हटा दिया गया, तो आने वाली जनरेशन की स्किन नहीं होनी चाहिए फिर, लेकिन है, प्रेजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम सोमैटिक सेल। हम जानते हैं, आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि ये जो जर्म सेल्स बनते हैं, यानी कि स्पर्म्स, गैमेट्स वगैरह जो बनते हैं, वो बन कहां से रहे हैं? वो बन रहे हैं सोमैटिक सेल से। हम जानते हैं जैसे कि मेल के अंदर जो स्पर्म बन रहा है वो कहां से बनता है? स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। कहां से बन रहा है बेटा? स्पर्मेटोगोनियम सेल। स्पर्मेटोगोनियम सेल एक सोमैटिक सेल है। ये स्पर्मेटोगोनियम सेल एंटर करता है मियोसिस में, तब जाके वो क्या बनते हैं? जर्म सेल। अगर मैं इसी स्पर्मेटोगोनियम सेल में ही क्या कर दूं? उसके जीन में चेंजेस कर दूं, तो गैमीट में भी चेंज होगा, और गैमीट में चेंज होगा तो हम जानते हैं आने वाली जनरेशन में भी चेंज होगा। अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा नागासाकी पे, क्या हुआ था? वहां पर रेडिएशन निकला था, तो रेडिएशन ने शरीर के सभी सेल्स को इम्पैक्ट किया, तो गैमीट्स को भी इम्पैक्ट किया होगा, और गैमीट्स जिस सेल से बन रहे हैं सोमैटिक सेल्स, उनके जीन को भी क्या किया होगा? इम्पैक्ट किया होगा। वरना सोचिए ना, अब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि रेडिएशन ने अगर सिर्फ किसको इम्पैक्ट किया होता? सिर्फ जर्म सेल्स को, तो पहले सेक्सुअल कांटेक्ट में सारे स्पर्म निकल जाते हैं, राइट? सारे स्पर्म सेल्स निकल गए, तो एक बच्चा हैंडीकैप पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद जो आपके सोमैटिक सेल जो वापस से क्या हो रहे हैं? प्रोलिफरेट हो रहे हैं, फिर से वो स्पर्म बना रहे हैं, वो तो नॉर्मल होने चाहिए थे, राइट? इसका मतलब सोमैटिक सेल पे भी उस रेडिएशन ने क्या डाला है? इम्पैक्ट। और उसी सोमैटिक सेल के कारण जो बन रहे हैं जर्म सेल मियोसिस के प्रोसेस में, उनका भी इम्पैक्ट, सॉरी, जो बन रहे हैं वो भी नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या करके? सो इन सर्टेन केसेस सोमैटिक सेल कैन प्रोड्यूस द germ cells, which is against the Weismann's theory of continuity of germplasm. हालांकि उन्होंने क्या बोला? खाली जर्म प्लाज्म में आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट में सोमैटिक सेल से भी जर्म सेल बनते हैं, राइट? तो उनकी इस थियरी को थोड़ा सा एक शॉक लगता है। दिस occurs in vegetative propagation in plants and regeneration in animals. जैसे which animal is this? Hydra. Effect of environment directly on germ cell. As I told you, obviously environment का impact तो होता है। क्या होता है वो देखते हैं। Tower exposed to the young developing potato beetles
to extremes of the temperature and humidity at the time of the development of their reproductive organ. ठीक है, टॉवर क्या है, एनिमल का नाम है. जब वो किस में एक्सपोज होता है बेटा, बहुत सारी गर्मी और टेम्परेचर में, तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होते हैं, चेंज होते हैं. क्या होते हैं, चेंज. दिस डिड नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द बीटल्स देमसेल्फ. हालांकि बीटल के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बीटल तो पैदा हो चुकी है, बीटल में चेंज बिल्कुल नहीं होगा. बट इसके जीन में चेंज हुआ, गैमीट में चेंज हुआ. किसके कारण, एनवायरमेंट चेंज होने के कारण. Their offspring, however, had color variation which were passed on to the succeeding generation. यहां पर क्या किया, एनवायरमेंट ने अल्टीमेटली चेंज किसको किया, गैमीट को ही तो किया, जीन को ही तो किया. और हम इतनी लंबी कहानी जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या समझ में आ रहा है कि जीन को ही तो क्या करना पड़ेगा, चेंज. चाहे वो सोमैटिक सेल का हो चाहे वो जर्म सेल का हो, जीन चेंज हुआ, 100% आने वाले जनरेशन में क्या होगा, चेंज होगा. ठीक है. टावर्स ऑब्जर्वेशन इंडिकेट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ द जर्म सेल. तो इन्होंने क्या बताया कि भाई जर्म सेल के ऊपर डायरेक्ट एनवायरमेंट का क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है. इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ये तो हम भी जानते हैं रेडिएशन क्या करता है, जीन्स को चेंज करता है. इन्होंने क्या लिया, ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला क्या किया, कुछ केमिकल्स के अंदर, कौन सा केमिकल, म्यूटाजेनिक केमिकल. कौन सा केमिकल, म्यूटाजेनिक केमिकल. ऐसा केमिकल जो क्या करता है, म्यूटेशन करता है. क्या करेगा, म्यूटेशन. तो ऐसे केमिकल जो म्यूटेशन करते हैं उसके कांटेक्ट में किसको रखा गया, ड्रोसोफिला को रखा गया. ठीक है, अंडरस्टूड. और इसकी वजह से क्या हुआ कि ड्रोसोफिला के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए. जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, ध्यान देना. ऑर्बैश एटॉल, ये जो वर्ड देखा एटॉल, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता मैं हूं और मेरी टीम है, तो मैं बोलूंगा नीरज एट ऑल, नीरज और उसकी टीम. करेक्ट. सो योरबैश एट ऑल यानी योरबैश और उनकी टीम obtained a number of mutations and chromosome aberration. aberration का मतलब होता है गड़बड़, aberration मतलब गड़बड़, चेंज. तो इन्होंने क्या चेक किया, उनको क्या समझ में आया बेटा, उन्होंने देखा कि बहुत सारा म्यूटेशन समझ में आ रहा है, और उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम में चेंज हुआ. किसके क्रोमोसोम में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी कि हाउस फ्लाई. कब हुआ, जब उन्होंने किसके अंडर में इसको एक्सपोज किया बेटा, मस्टर्ड गैस. मस्टर्ड गैस एक टाइप की म्यूटाजेन गैस है बेटा. ये म्यूटाजेन क्या करता है, म्यूटेशन करता है. ठीक है. फाइनली इतनी सारी क्रिटिसिज्म के बाद लवाक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने थियोरीज में बहुत सारे चेंजेस किए. नई थियोरी उन्होंने दी, नया लमार्किज्म पास किया जिसका नाम पड़ा न्यू लमार्किज्म. क्या मॉडिफाई किया, he proposed that environment does influence an organism, changes its heredity. environment organism पे changes लाता है, no doubt. At least some of the variation acquired by an organism can be passed on to the offspring. कुछ changes, कुछ characters, कुछ acquired character obviously next generation में pass on होते हैं. इसके पहले क्या बोला था, सब होते हैं. ये गड़बड़ था. Internal vital force and appetency do not play any role in environment. इंटरनल वाइटल फोर्स ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना इसका कोई रोल होता है. ओनली दोज वेरिएशन आर पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग व्हिच अफेक्ट द जर्म सेल वेयर सोमैटिक सेल गिव राइज टू द जर्म सेल. या तो जर्म सेल को इंपैक्ट करेगा तो भी होगा, या जो सोमैटिक सेल जर्म सेल को प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर भी होगा. ये कंसेप्ट हमने क्लियर किया. ठीक है. कॉलेज से हो गया, तो कॉलेज कितने बजे फ्री होता है आपका, हाँ, कॉलेज जाते ही नहीं हो, क्यों, सर ने मना कर दिया. तो दिन भर घर पे रहते हो, तो घर पे दिन भर क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सोते नहीं हो, सोया करो.
रात को सोया करो अच्छे से। रात को 10 बजे सो जाने का, सुबह 6 बजे उठ जाने का, 8 घंटे की पूरी नींद लो। रात को 2 बजे सो के सुबह 10 बजे नहीं उठा जाता। कभी कभार ठीक है। तुम रोज अगर ये कर रहे हो तो फिर तुम किसी एनिमल से कम नहीं हो फिर। समझ में आ रहा है? ह्यूमन के पास अपना टाइम टेबल होना चाहिए। और यहाँ नींद क्यों आ रही है आपको? हम्म। ये तो बहुत गंदा आंसर है। दोपहर को तो मैं भी नहीं सोया। मैं रोज ही नहीं सोता। मैं भी एवरी डे। मेरे हफ्ते में 7 दिन, सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 10 साढ़े 10 बजे घर पहुंचता हूँ। मैं ये एक्सक्यूज तो दे भी नहीं सकता कि भाई मैं दोपहर में नहीं सोया। वेरी बैड। आई डोंट लाइक इट। सो लमार्किज्म एंड नियो लमार्किज्म में ये कुछ क्या है? चेंजेस है। क्या है ये? चेंजेस। इसको इत्मीनान से घर पे जाके एकदम फुर्सत में आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।